अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सबसे पहले इकबाल ने कहा कि इश्क मकान व मकीं, इश्क ज़मान व ज़मीं, इश्क सरापा यकीं और यकीं फ़तह बाब। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपके अंदर यकीन है और आपके अंदर इश्क है, लगन है, जज्बा जुनूँ है, तो फिर आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ज़मीन हो, ज़माना हो, कि मकान हो, कि उसका मकीन हो, जो भी हो। लेकिन अगर उसको सही रुख पर है और उसका सही रुख जो है वो यकीन मुरतब करता है और इसका इश्क मुरतब करता है, तो आप उसको देखोगे कि वो अपने जो डेस्टिनेशन उसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। इल्म की तरह जो इश्क होता है वो वहम और गुमान में मुब्तला नहीं होता, सोचता ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा करने पे ऊपर यकीन रखता है। बल्कि इश्क जो है वो सरासर यकीन का ही हामिल होता है और किसी भी मुश्किल की कुंजी जो होती है या किसी भी मुहिम के सर करने का ये दरवाज़ा होता है, फतेह बाब होता है, दरवाजे खोल देता है। तो इस लिहाज से इकबाल का जो ये मैसेज है इसको हमें सामने रखना है किसी भी काम के लिए, खासतौर पर जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं उसमें तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को सामने रखें। वो कहते हैं ना, जो आजकल के हालात के मुताबिक फारसी की एक मुझे वो बात याद आ रही है कि वो कहते हैं कि हुए बद रहो बहाना बसियार अस्त, कि अगर तुम्हारी नीयत ख़राब है ना, यानी आप बैड इंटेंशन है या आप इल इंटेंशन है, तो फिर बहाने आपके पास बड़े हैं। नीयत अगर आपकी ख़राब है तो बहाने बड़े। और ये हम आजकल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से ये आजकल की जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हम बार बार उसको देखते हैं, बार बार आजमाते हैं। वही फारसी में कहते हैं कि आजमूदा रहा आजमूदन हमाकत अस्त, कि आजमाए हुए को आजमाना जो है वो तो हमाकत होती है। और वो हम हमाकत अपने तौर पर इंडिविजुअली भी और नेशनल लेवल पे भी, और ख़ास तौर पे हमारी जो इदारे हैं, उनको तो ये आदत है कि वो आजमाए हुए को दोबारा आजमाते हैं और कई दफ़ा आजमाते हैं और फिर जलील होते हैं, फिर उनके वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, फिर उनको मारने की कोशिश करते रहते हैं, फिर सारी ज़िंदगी 70-75 साल से हम यही देख रहे हैं। तो यही आज सूरत हाल बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज। आज आप देख रहे हैं कि हुकूमत को मना लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं देगी। यानी अजीब मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है कि जी वो हुकूमत ने पीडीएम को मना लिया। भाई हुकूमत पीडीएम की तो खुद है, तो मना किसको लिए? आप इनके ड्रामे देखें। मैंने आपको बताया ना कि ये हम आजमाए हुए क्यों आजमाते रहते हैं। इनके आजमाए हुए जो इनके जो करतूत हैं वो सामने आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं और फिर भी हम इनको मौका दिए चले जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो फैसला साज हैं उनको क्या मसला क्या है कि एक चीज़ को आपने किस हद तक आजमाना है। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन आज डेवलप की जा रही है जानबूझ के। देखिए ना, एक सुप्रीम कोर्ट की एक रेगुलर हियरिंग है, ठीक है, उसकी एक इम्पोर्टेंस होगी, लेकिन आप प्रेशराइज करके, वो पंजाबी में कहते हैं ना, संगी नो दे के, यानी गर्दन के ऊपर पाउंड रख के आप फैसला लेना चाहते हैं। और मैं अभी देख रहा था कि जो तारड़ साहब हैं उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इस्तीफा नहीं आता तो ये धरना जारी रहेगा। यानी आप अंदाजा लगाएं कि, और दीदा दलेरी देखें, और ये दीदा दलेरी ऐसे तो नहीं है, इनके पीछे भी तो कोई है ना। तो दीदा दलेरी का ये आलम देखें कि वो कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते। भाई क्यों दे? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं इस्तीफा देते? यानी आपने तो कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, आपने डिलीवरी की नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे दें, इसकी कोई वजह हमें बताएं। और ऊपर से हर तरफ से हम देख रहे हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, और मरीम नवाज और फलानी मरीम और ये हर चीज़ जो है वो सारे के सारे एक डंडे लेकर, जिस तरह वो उनके कारकुनान आ रहे हैं उसी तरह ये भी डंडे लेकर चढ़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये कौन से मुल्क में होता है? हम लोग इधर वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की जो हैवानगी है वो हम यहाँ पे देखें। लेकिन वहाँ पे चल रहा है क्योंकि एक सर पे जुनून सवार है कि हमने जो अवामी राय है उसको नहीं उसका एहतराम करना और उसको उसी तरह ख़त्म करना है जिस तरह हमने 71 में किया था, और उसका नतीजा भी फिर हमने देख लिया था। तो ये जो चीज़ है, आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ कि ये क्यों नहीं इनके जहन में आ रही। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनके जहन में आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतने मजबूर हैं अपने मास्टर्स के आगे, क्योंकि इनके मास्टर्स तो लोकल तो नहीं है, इनके मास्टर्स तो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। उनके सामने ये इतने मजबूर होते हैं कि ये जो उनका एजेंडा है उसको पूरा करने के ऊपर
اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، حالانکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہوگا، لیکن یہ ان کے اپنے ذاتی مفادات اور ان کے جو اوپر کے جو ماسٹرز کے مفادات ہیں وہ چونکہ یکجا ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچے گا، یا پاکستانی عوام کی کیا رائے ہے، یا پاکستان میں جمہوریت کا کیا مستقبل ہوگا. دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ. تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی سیریس سچویشن میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ ٹویٹ جو ہے یہ کافی بڑا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے ایک دو لائنیں سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چنانچہ اب لندن پلان تو کھل کر سامنے آ چکا ہے. میں قید میں تھا تو تشدد کی آڑ میں یہ خود ہی جج، جیوری اور جلاد بن بیٹھے ہیں. منصوبہ اب یہ ہے کہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈال کر مجھے اذیت پہنچائیں اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ 10 برس کے لیے قید کر لیں. اس کے بعد تحریک انصاف کی بچی کھچی قیادت اور کارکنان کو بھی پوری طرح جکڑ لیں گے اور آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں گے، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر لگائی تھی. یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آئے، انہوں نے 2 کام کیے ہیں. اول، محض تحریک انصاف کے کارکنان ہی کو خوفزدہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ عام شہریوں کے دلوں میں بھی خوف بٹھایا جا رہا ہے. اور یہ اس کا ہم نے آج مظاہرہ دیکھا، جو کہ لوگ پلے کارڈز وغیرہ لے کے کھڑے ہوئے تھے سڑکوں پہ، ان کو بھی اٹھا لیا. میڈیا پر پوری طرح قابو پایا جا چکا ہے اور بزور جبر اس کی آواز دبائی جا چکی ہے. کل پھر یہ انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں گے اور سوشل میڈیا جو پہلے ہی جزوی طور پر چل رہا ہے کو پوری طرح بند کر دیں گے. یہ آپ بھی ذرا دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں پورا ٹائم لگے گا، لیکن یہ کہ اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سچویشن جو ہے وہ کیا چل رہی ہے اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ صرف یہ ہے کہ اس کو میں یہاں پہ میں اس کو بند کرتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں. اور میں وہ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ کے سامنے آ گیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں، جو سابق امبیسڈر ہیں، افغانستان کے اسپیشل ریپرزنٹیٹو بھی رہے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف اسٹیپنگ بیک فرام دا برنک از دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گوئنگ ٹو ریشٹ اپ دا ڈراما. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ واپس تھوڑا سا اپنے اسٹیپ بیک کریں، آپ ڈرامہ کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. رومر ہیز اٹ کہ افواہ ہے کہ that they intend to arrest عمران خان's wife بشرا بیگم. اب دیکھیں، عمران خان نے اشارہ کیا ہے اور اب یہ زلمے خلیلزاد امریکہ میں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا پلان یہ ہے کہ بشرا بیگم جو ہے ان کی وائف، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور عمران کے بقول پھر اس گرفتاری کے ذریعے ان کو بلیک میل بھی کیا جائے گا اور ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اینڈ trot out an obscure sedition law to detain عمران خان and keep him in prison. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیڈیشن لا جو غداری کا قانون، اس کو عمران کے اوپر پہلے بھی انہوں نے غداری کے مقدمے ڈالے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں یعنی اس کے پریٹیکس میں، اس کے بہانہ بنا کر عمران کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ بالکل ایگزیکٹ وہی چیز وہ بتا رہے ہیں جو کہ عمران نے اپنے ٹویٹ میں بتائی. دس وڈ بی این ایکسکیوزبلی ریکلیس ایکشن. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ایکشن ہوگا، بغیر سوچے سمجھے والا ایکشن ہوگا. آئی ریٹریٹ مائی کال فار دا ریزگنیشن آف دا کرنٹ آرمی چیف. میں ایک دفعہ پھر اپنی کال کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ جو کرنٹ آرمی چیف صاحب ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو ریزائن دے دینا چاہیے. اینڈ پٹنگ تھنگس آن ٹریک بائی سیٹنگ اے ڈیٹ فار الیکشنز. اور ٹریک پہ لے کے آئیں چیزوں کو، اور وہ کس طرح لے کے آئیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کو اناؤنس کریں. تیسرا اس ٹویٹ کا حصہ یہ ہے کہ آئی آلسو پلیڈ ود دا پاکستانی پبلک ٹو انگیج ان ڈیسائسو آؤٹ اسپوکن بٹ نان وائلنٹ ایکٹیویزم. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپیل کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم سے کہ وہ اپنے جو کیا ہوتا ہے پروٹیسٹ ہیں، ان میں آپ آئیں، باہر نکلیں، فیصلہ کن اور آؤٹ اسپوکن یعنی شور کے ساتھ اور زور کے ساتھ آپ اپنے کریں، لیکن نان وائلنٹ ہو کے، اس میں کوئی وائلنس نہیں ہونی چاہیے. if the country's establishment continues or even escalates its destructive policies. کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹیو پالیسیز
यानी तबाह कुन किस्म की पॉलिसीज के ऊपर कंटिन्यू करती है, उनके ऊपर अमल पैरा रहती है, तो फिर आप अपना हक जो है वो इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलें और फैसला कुन जंग के लिए आप तैयार हो जाएं। तो ये जनाब कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ये ज़ालिम खलीलज़ाद साहब कह रहे हैं। और ज़ालिम खलीलज़ाद साहब को पता ही है कि वो काफ़ी वेल कनेक्टेड आदमी है, और उनका इस तरह ट्वीट करना ये बड़ा मानी खेज है। तो इस लिहाज से अब ये देखें कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बातें होनी शुरू हो चुकी हुई हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, कल वाले व्लॉग में भी, कि कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंडेम किया है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम बड़ा माइन्यूटली चीज़ों को देख रहे हैं, और अगर ये इस तरह की सिलसिला चलता रहेगा तो इसके ऊपर वो मजीद प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेंगे। अमेरिका में भी लोगों ने लोगों से मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए बातचीत की है, सेनेटर से, कांग्रेसमैन से, वो भी चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में भी और कनाडा में भी और यूरोप में भी लोगों ने बाकायदा प्रोटेस्ट भी किए हैं। बड़े बड़े प्रोटेस्ट, ह्यूज प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कि कभी यहाँ पे पहले नहीं इस तरह के हुए थे। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि मैं बात करना चाह रहा था जो कि गिरफ्तारियां हुई हैं, और ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं, उनको कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, क्या हालत है उनकी। जो अफवाहें चल रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन है। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ होता है, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा हमारे मुल्क के लिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये पहले अरशद शरीफ को इस तरह किया जा चुका है। और अगर इमरान रियाज खान के साथ भी कोई इस तरह की हरकत की जाती है, तो पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तानी कौम में वो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर जर्नलिस्ट अगर इस वक्त कोई है, तो वो इमरान रियाज है। और उसको मैं देख रहा था, मैंने कल भी और परसों भी जो अपने प्रोग्राम में बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में भी ये कहा जी कि इमरान रियाज के लिए बात करें। हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को इमरान रियाज के लिए भी साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए भी निकलें। लेकिन इमरान रियाज जैसे जो दूसरे लोग भी, और या मकबूल जन साहब भी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए भी आप अपनी आवाज़ उठाएं। और ख़ास तौर पे जो मैं देख रहा था कि जिस तरह के खवातीन के साथ इन्होंने बदसलूकी का मुजाहरा किया है, वहशियानापन का मुजाहरा किया है, हैवानियत का मुजाहरा किया है। मैं आपको यकीन करूं कि अगर अगर किसी भी आई एन जी ओज जो हैं या एन जी ओज जो हैं, उनमें थोड़ी सी रमक भी है ना, कोई शर्म व हया की, तो उनको फौरी तौर पर इस वक्त निकलना चाहिए बाहर, और इनके हक में मुजाहरे करने चाहिए। ये भी खवातीन है। खवातीन सिर्फ वो नहीं होती जो कि आई एन जी ओज के लिए काम करती हैं, या उनके अंदर काम करती हैं, या बाहर काम करती हैं, या मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन के सिर्फ हकूक होते हैं। ये हर खातून का हक होता है, चाहे वो पर्दे में है, चाहे वो पर्दे में नहीं है तो खातून ना। तो उन जिन बच्चियों को इन्होंने अगवा किया है, पकड़ा है, और उनको बकौल कुछ लोगों के सेफ हाउसेज में रखा हुआ है, शर्म नहीं आती इनको कि उनको इस तरह वहां पे लेके गए। और मैं एक वीडियो में देख रहा था कि वो कह रहे थे कि उनको छेड़छाड़ भी की है। तो वस्तफार आप अंदाजा लगाएं इनकी मेंटेलिटी का, कि खवातीन को एक तो उठा रही हैं, बजाय इसके कि उनका एहतराम करें। और ये वैसे भी एक हमारा इस्लामी तकादा भी है, हमारी रवायात का तकादा ये है कि आप कहीं भी जाते हैं तो खवातीन को हाथ भी नहीं लगाते। आप खवातीन को कहते हैं, ये आप पीछे हट जाएं, हमें अपना काम करने दें। लेकिन ये इस तरह के हैवान है। और ये खासतौर पर जो केयर टेकर हुकूमत आई हुई है, ये तो बदतरीन हुकूमत अगर कोई हो सकती है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये वो है। पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इसमें हमारे कुछ दोस्त भी हैं, मैं अब तो उनको दोस्त भी नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि उनके अपने घरों में खवातीन नहीं है। ये आई जी पंजाब जो है, इसको शर्म नहीं आती, इसके अपने घर में खवातीन नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं एक यूनिफॉर्म ऑफिसर से कल बात कर रहा था, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा यार मैं इस बार क्या करूं, कैसे बताऊं आपको कि जिस निचली सतह पे हम गिर गए हैं। यानी एक हैवानियत का कोई कोई लेवल होता है ना, उससे भी नीचे ये गिर गए हुए हैं, कि जिनको ये समझ नहीं आ रही कि ये अपने लोग हैं, ये गैर हैं, ये दुश्मन हैं। इस तरह तो मकबूजा कश्मीर में नहीं होता होगा, जो हम अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए, थोड़े से शर्म आना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या उनका कसूर है। अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनको ख्याल नहीं आ रहा। और ये जो जीएचक्यू के नाम के ऊपर और कोर कमांडर रेजिडेंस के नाम के ऊपर पूरा एक प्रोपेगेंडा पूरे चैनल्स के ऊपर लगाया हुआ है, और कई एंकर्स को जाके वहाँ पे वो प्रोग्राम्स करवा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लोगों के अंदर जो गुस्सा है, उनकी आप बात नहीं मान रहे हैं, उनको हक नहीं दे रहे हैं अपनी हुकूमत बनाने का,
تو وہ کیا کریں گے؟ उनको आप हक दें ना, आप क्यों नहीं देते उनको हक? क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट में? आप कहेंगे कि ठीक है आप इलेक्शन का ऐलान करवाएं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का यही काम है ना। पिछले 2 साल से तो हम वो देख रहे हैं कि डिली डैलिंग कर रहा है वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बदतरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई आया तो ये शख्स, जो कि कॉम्प्रोमाइज है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती इनके कैरेक्टर किधर चले गए हुए हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि इन्होंने कल जान भी देनी है, इन्होंने इस दुनिया से जाना भी है, वहाँ पे इनका हिसाब होगा। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने ये जिम्मेदारी किस तरह अदा की थी, तो क्या जवाब देंगे ये लोग? अजीब अजीब किस्म के लोग इकट्ठे किए हुए हैं, और वो उनको सिर्फ अपनी एक हुकूमत की और अपने एक इख्तियार की और इक़्तिदार की जंग के अलावा उनको कोई चीज़ और नजर ही नहीं आती। ऊपर से ये धरना देने का उन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखें ना, इसकी क्या जरूरत थी? किसी ने कहा नहीं है कि हम जाके वहां पे एहतजाज करेंगे, इन्होंने कहा जी नहीं हम प्रेशराइज करेंगे। अब ये प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इनके प्रेशर के अंडर नहीं आएंगे। मुझे यकीन है कि वो अपना फैसला आइन और कानून के मुताबिक देंगे और उसी के अंदर रहते हुए वो सारे फैसले जो हैं वो करेंगे। तो इस तरह मुझे यकीन है कि जो बाकी भी फोर्सेस हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनको भी थोड़ी सी अल्लाह ताला अक्ल अता करे और वो ये देखें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान किस तरह हो रहा है और किस हद तक उसको लेके जाना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखें आप, तुर्की में इतना शदीद ज़ल्ज़ला आया, वहाँ पे आज इलेक्शन हो गया, वहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। कितना बड़ा ज़ल्ज़ला आया था वहाँ पे, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने ज़ल्ज़ले का काम भी किया और उन्होंने वहाँ पे अपने इलेक्शंस भी करवा दिए और ज़बरदस्त कैंपेन भी जो है वहाँ पे हुई। ये डेमोक्रेसी होती है ना। अब अगर प्रेसिडेंट अर्दोगन हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश कर रही है, लोगों ने अपनी एक राय का इजहार किया है, उसका रिजल्ट जो भी है उसको मानेंगे। पाकिस्तान में पता नहीं क्या मसला है, पहले आपने आधा मुल्क तोड़वा दिया इसी वजह से, वो भी मेजोरिटी में थे और आपने उनकी मेजोरिटी नहीं मानी। उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, आपने नहीं बनने दिया, हुडविंग किया आपने, अपने डंडे के जोर से उनको ठीक करने की कोशिश की और फिर आपने देख लिया कि कैसे डंडे का जोर, नतीजा क्या निकला, फिर आपको अपने डंडे भी फेंकने पड़ गए। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि मामला जो है वो कहीं हद से ना बढ़ जाए कि फिर हम इर्रेपरेबल लॉस की तरफ ना कहीं चले जाएं। अभी तो हम वहाँ पे हैं कि जहाँ पे अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी उम्मीद है कि हम कोई ना कोई सही अपने इकदाम लेके पाकिस्तान को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस लेवल पे लेके जाएंगे कि खुदा न खास्ता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाए, तो फिर क्या बनेगा? फिर आपका क्या बनेगा? आपका क्या फ्यूचर होगा? पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा और पाकिस्तान की आवाम का क्या बनेगा? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको हिदायत के साथ साथ ये भी हिम्मत और सोचने की तौफीक भी दे कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।